हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो आज हम 8th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उसके 5th चैप्टर के बारे में बात करेंगे और चैप्टर का नाम है जुडिशरी। जुडिशरी को हिंदी में कहा जाता है न्यायपालिका। अब आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हमने 3rd 4th चैप्टर में क्या पढ़ा था। इस तरीके से हम कनेक्ट करते हुए चैप्टर्स को चलेंगे तो फिर आपको ईजिली समझ भी आ जाएंगे। हमने 3rd 4th चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज, और जब वो लॉज बना देते हैं फिर उन लॉज को सभी लोगों पर अप्लाई किया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ था लास्ट चैप्टर में कि क्या ये लॉज सभी लोगों पर अप्लाई होते हैं या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमने पढ़ा था कि लॉज सभी लोगों पर इक्वली अप्लाई होते हैं एंड नोबडी इज़ अबव द लॉ, लॉ इज़ सुप्रीम। ओके, फिर हमने ये पढ़ा कि जब लॉज अनपॉपुलर होते हैं या फिर कंट्रोवर्शियल होते हैं तो उस केसेस में लोग क्या करें। तो यहाँ पर उसी के बारे में ये चैप्टर है। अगर लोगों को कोई लॉ अगर अनपॉपुलर लग रहा है, कंट्रोवर्शियल लग रहा है या अनजस्ट लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो हमारे फेयर में नहीं हैं, ओके, वो अनफेयर हैं, वो हमारे हित में नहीं है, तो यहाँ पर लोग कहाँ न्याय मांगने जाएं। तो लोग इस मामले में कोर्ट जा सकते हैं। अब कोर्ट क्यों जा सकते हैं? क्योंकि जो कोर्ट है उसके पास पावर है आपको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, उसके पास पावर है कि वो लॉ को चेंज कर सकते हैं, उनके पास पावर है कि वो लॉज को रिमूव कर सकते हैं। ओके, क्या सिर्फ कोर्ट आप इसलिए जा सकते हो जब लॉज वॉयलेट हो या फिर लॉज कंट्रोवर्शियल हो? ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए भी कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए या आपको कोई लाइक सप्रेस करने की कोशिश करे एंड आपके साथ कोई क्रूएलिटी करने की कोशिश करे तो भी आप कोर्ट जा सकते हैं एंड अपने अधिकार वहाँ पर मांग सकते हैं। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में कि ये मौलिक अधिकार आपके राइट हैं, आप इनको क्लेम कर सकते हो। So you can knock the door to seek justice and they will provide you justice and safety and they will preserve your rights as well. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जुडिशरी, दैट मीन्स न्यायपालिका। So we have already studied that state has 3 main organs: legislative, executive एंड जुडिशरी। तो ये चैप्टर जुडिशरी के बारे में है। हम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको दोबारा से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि ये रिटेन हो जाए आप लोगों को। ओके, तो देखिए लेजिस्लेटिव में क्या है, दैट पार्लियामेंट कम्स अंडर दिस बॉडी प्लस पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के एंड राज्यसभा के, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द लॉज, ये लॉज बनाते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि जो लेजिस्लेटिव है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द लॉज, ये कानून बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, साथ ही साथ अदर पीपल भी इसमें होते हैं, अदर मेंबर्स भी होते हैं। बट क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है जब वो किसी बिल पर साइन कर देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है और फिर वो कानून सभी लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द लॉज। ओके, कानून किसने बनाए? लेजिस्लेटिव ने। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि वो जो लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ओके, एंड अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी का काम है ये देखना कि जो ये लॉज बनाए गए हैं, जो ये कानून बनाए गए हैं, क्या वे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बनाए गए हैं, क्या वे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। और अगर ऐसे कानून बनाए गए जो कंट्रोवर्शियल हैं या जो लोगों के फेयर में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो ऐसे लॉज को जुडिशरी रिजेक्ट कर सकती है या फिर लेजिस्लेटिव को दोबारा डिमांड कर सकती है कि वो जो लॉज बनाए गए हैं उनको या तो अमेंड करे या चेंज करे। एंड साथ ही साथ जुडिशरी ऑल्सो प्रोवाइड्स जस्टिस टू द सिटीजन्स। ओके, मतलब अगर सिटीजन्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, सो नाउ दे कैन गो टू कोर्ट एंड सीक द जस्टिस। ओके, तो जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। अ ग्लांस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय
कोर्ट्स इन द कंट्री। दैट मीन्स ग्लांस का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर नज़र डालना। तो जब आप नज़र डालते हो अखबार पर, जब आप अखबार पढ़ते हो या फिर अखबार देखते हो, एट दैट टाइम आपने कुछ ऐसे कामों की झलक देखी होगी। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। तो कुछ ऐसे कामों की झलक देखी होगी जो देश भर की अदालतों ने की है। तो मतलब अखबार पर जब आप नज़र डालते हो तो आपने ये देखा होगा कि देश भर की जो अदालतें हैं उनके द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें अपने देश में कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है। इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। जैसा कि आपको पता है हमारे भारत में रूल ऑफ लॉ है। दैट मीन्स नोबडी इज़ अबव द लॉ। लॉ इज़ सुप्रीम और लॉ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड साथ ही साथ इसका मतलब होता है दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स, कि जो लॉज हैं, कानून हैं, वो सभी पर अप्लाई होते हैं एंड सभी को फॉलो करने होते हैं। अगर कोई लॉ को वॉयलेट करने की कोशिश करेगा तो एक फिक्स्ड प्रोसीजर अपनाया जाएगा सो दैट टू पनिश द पर्सन हु इज़ वॉयलेटिंग द लॉ। टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ, अब इस रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने के लिए जो हमने यहाँ पर पढ़ा रूल ऑफ लॉ, मतलब क्या होता है रूल ऑफ लॉ का, दैट लॉ इज सुप्रीम एंड नोबडी इज अबव द लॉ। एंड जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो सभी पर इक्वली अप्लाई होते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, बिलीफ और कास्ट, जेंडर, रेस। ओके, अब जो ये रूल ऑफ लॉ है इसको एनफोर्स करने के लिए हमारे देश में है जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स। इसमें बहुत सारी अदालतें होती हैं और उन अदालतों में सिटीजन्स कैन अप्रोच, सिटीजन्स जा सकते हैं, जो आम नागरिक हैं इन अदालतों में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं व्हेन अ लॉ इज़ वॉयलेटेड, जब एक लॉ को वॉयलेट किया जाए या लोगों को अगर न्याय लेना है तो वो अदालत जा सकते हैं एंड अदालत में जाकर वो न्याय पा सकते हैं। सो जुडिशरी एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वो है जुडिशरी। वाई? बिकॉज जुडिशरी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, कि जो हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको बनाए रखने में जुडिशरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा इसलिए हो पाता है बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट, कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो कोर्ट आपके एरिया में है क्या उन अदालतों का सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई संबंध होता है। तो हम यहाँ पर कोर्ट्स के कनेक्शन की बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो हम इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पेज से। यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी का रोल क्या है। अब कोर्ट्स जो हैं दे कैन टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। कोर्ट्स तरह तरह के जो वाद विवाद होते हैं हमारी सोसाइटी में उस पर डिसीजन लेता है। जैसे कि किस तरीके के वाद विवाद होते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोर्ट कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को मारेंगी नहीं, उनको फिजिकल टॉर्चर नहीं करेंगी, और अगर ऐसा किया तो उस टीचर के अगेंस्ट सख्त कार्यवाही होगी। एंड नेक्स्ट जो इशू है दैट इज़ अबाउट रिवर डिस्प्यूट। सो कोर्ट कैन डिसाइड अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, कि देखिए स्टेट के बीच में रिवर डिस्प्यूट हो जाता है, उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन कराने के लिए कोर्ट ही डिसीजन लेती है। तो जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तो कृष्णा रिवर का जो डिस्प्यूट था उसमें 4 स्टेट्स इन्वॉल्व थी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और ऐसे ही कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट हुआ उसके बीच में कर्नाटका एंड तमिलनाडु का हमने डिस्प्यूट देखा। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें कोर्ट डिसीजन लेती हैं। एंड कोर्ट कैन पनिश दोज पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम्स, जिन्होंने क्राइम किया है। क्राइम कैसा भी हो सकता है, सिविल केसेस वाला भी हो सकता है एंड क्रिमिनल केसेस भी हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से लोगों को पनिश किया जाता है जिसने क्राइम किया हो। और इसका फैसला कहाँ होता है, इसका फैसला होता है कोर्ट में। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। अब यहाँ पर तरह तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वो लिखे हुए हैं और किस तरीके से जुडिशरी उन पर काम करती है उसके बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ओके,
फर्स्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद या फिर आर्ग्यूमेंट्स, एंड रेजोल्यूशन का मतलब होता है फर्म डिसीजन। और यही फर्म डिसीजंस किस लिए लिए जाते हैं? ताकि डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन किया जा सके, उसे रिजॉल्व किया जा सके, सुलझाया जा सके। नाउ द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म। जुडिशियल सिस्टम तरह तरह की क्रियाविधि या तरह तरह के प्रोसीजर्स प्रोवाइड करती है ताकि जो ये डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इनको सेटल डाउन किया जा सके। अब ये डिस्प्यूट्स किसके बीच में होते हैं? बिटवीन सिटीजन्स, जैसे कि जो आम नागरिक है, आम नागरिकों के बीच में ही डिस्प्यूट होना, या फिर बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होना। अब गवर्नमेंट दो तरीके की, सेंट्रल, स्टेट। तो जब सिटीजन्स का सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो, इसको रिजॉल्व कराया जाता है, या फिर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है हमारे देश की, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो उसको सेटल डाउन कराया जाता है, या फिर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो, इसे सेटल डाउन कराया जाता है। तो तरह तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं और तरह तरह के ग्रुप के बीच में होते हैं, तो उसको रिजॉल्व कराया जाता है जुडिशियल सिस्टम के द्वारा, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो करती है या तरह तरह की क्रिया विधियों को प्रोवाइड करती है ताकि जो ये वाद विवाद हैं इनको ख़त्म किया जा सके और दोनों ही पार्टीज मान जाएं। नेक्स्ट वन इज़ जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, दोबारा से देखना, ताकि अगर उसमें चेंजेस की ज़रूरत हो तो चेंज किए जा सकें, और अगर वो करेक्ट है तो उसे सबमिट किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप जब भी स्कूल्स में या कॉलेजेस में अपने असाइनमेंट सबमिट करते हो तो सबमिट करने से पहले आप अपने द्वारा बनाए गए असाइनमेंट को दोबारा से रिव्यू करते हो, रीचेक करते हो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको रेक्टिफाई कर लेते हो, अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप सबमिट कर देते हो। तो रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से उसे कंसीडर करना। नाउ जुडिशियल रिव्यू का मतलब होगा कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो ये देखते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। अब जैसा कि देखिए, आपको पता है पार्लियामेंट लॉज बनाती हैं, वो लॉज अप्लाई किए जाते हैं सभी लोगों पर। अगर लोगों को ये लगे कि वो लॉज अनजस्ट हैं, अनफेयर हैं, तो वो इस टाइम पर कोर्ट जा सकते हैं एंड दे कैन टेक जुडिशियल रिव्यू। अब वो कोर्ट को बोलेंगे कि इन लॉज पर रिव्यू करिए। अब जुडिशरी उन लॉज पर रिव्यू करती है जो लॉज लोगों को भी पसंद नहीं आए। अब जो जुडिशरी सिस्टम है वो ये देखती है कि ये जो लॉज हैं ये ठीक तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, क्या ये कानून सही हैं या गलत हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जुडिशरी सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ये कानून सही है या गलत हैं। उनको पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके तहत पता चलता है कि कोई कानून सही बना है या गलत बना है। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है दे आर द फाइनल इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है व्याख्या करना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उनके जो फाइनल इंटरप्रेटर हैं वो है हमारी जुडिशरी सिस्टम। अगर जुडिशरी को ये लगे कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है और वो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उस चीज़ में जुडिशरी क्या कर सकती है? उन कानूनों को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है रद्द करना किसी चीज़ को, ओके, या फिर उन लॉज को मॉडिफाई करा सकती है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करा सकती है ताकि वो लॉज लोगों के हित में बनाए जा सकें। तो जो भी ये लॉज हैं ये गलत बने हैं या सही बने हैं ये पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को देखकर। अगर जो लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करते हैं तो उन लॉज को जुडिशरी सिस्टम स्ट्राइक डाउन कर देता है, रद्द कर देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर लॉज बनाए गए हैं तो उन लॉज को पास कर दिया जाता है और इसी चीज़ को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अपहोल्डिंग द लॉ। दैट मीन्स कि लॉ को बनाए रखना, कानूनों को अपहोल्ड करना। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को लागू करना एंड उनको प्रिजर्व रखना।
Every citizen of India can approach the Supreme Court or High Court if they believe their fundamental rights have been violated. कोई भी आम नागरिक, कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है अगर उनको ये लगे कि उनके फंडामेंटल राइट्स को उनसे छीना जा रहा है या उनके फंडामेंटल राइट्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तब वो कोर्ट जा सकते हैं एंड अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। और हमने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने पढ़े थे, ये मौलिक अधिकार आप कभी भी क्लेम कर सकते हो। अगर कोई इन मौलिक अधिकारों का हनन करे तो आप कोर्ट जा सकते हैं एंड आप जस्टिस पा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हाकिम शेख का, इसको पढ़ते हैं, इससे आपका विज़न और क्लियर हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हाकिम शेख एक एग्रीकल्चरल लेबरर था, दैट मीन्स कि ये खेत खलियानों में काम करने वाला एक मजदूर था जो चलती ट्रेन से गिर गया और फिर उसे इंजरी हो गई। इंजरी का मतलब है चोट आना, तो उसको बहुत चोट लग गई थी। लेकिन उसकी कंडीशन जब ख़राब और ज़्यादा हो गई, जब उसको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एडमिट करने से मना किया गया। अब यहाँ पर एक आम नागरिक जो है उसके मौलिक अधिकारों को एक्सप्लॉइट किया गया। किस तरीके से? हर एक इंसान के पास ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अब जब हॉस्पिटल्स में उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया जाएगा तो दैट मीन्स वो डॉक्टर्स उस इंसान का जो मौलिक अधिकार है वो उसे छीन रहे हैं। तो जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को सुना तो आर्टिकल 21 में उन्होंने राइट टू हेल्थ को भी इंक्लूड किया। आर्टिकल 21 क्या है? ये आपको क्या प्रोवाइड करता है कि हर एक नागरिक के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। मतलब हर एक इंसान के पास, हर एक नागरिक के पास जीवन जीने का अधिकार है। ओके, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू लाइफ एंड इसके अंदर इन्होंने आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ को भी जोड़ दिया कि अगर कोई भी मेडिकल केस आता है उसको इमरजेंसी केस में डालकर फटाफट से उस इंसान का इलाज किया जाए। सो इट इज़ देयरफॉर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपेंसेशन डाल दिया कि अब आप क्या करेंगे कि आप जो वेस्ट बंगाल की स्टेट है, आप लोग हाकिम शेख का जितना भी लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करेंगे, मतलब उसको उसका हर्जाना देंगे। एंड साथ ही साथ ये कहा कि एक ब्लूप्रिंट के साथ आएंगे। ब्लूप्रिंट का मतलब है कोई ऐसी रूपरेखा तैयार करना, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जहाँ पर ये सब मान्य होगा कि जो भी इमरजेंसी केस के पेशेंट होंगे उन सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनको इमरजेंसी केस में फटाफट से डाला जाएगा और उनकी जान बचाई जाएगी, क्योंकि सभी को ज़िंदगी जीने का अधिकार है। ये अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते हैं। तो ये लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल 21 है ये क्या प्रोवाइड करता है हर एक सिटीज़न को, कि हर एक सिटीज़न, हर एक नागरिक के पास अधिकार है ज़िंदगी जीने का, जीवन जीने का। साथ ही साथ इस आर्टिकल में राइट टू हेल्थ को जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि जो भी इमरजेंसी मेडिकल केसेस आएंगे उन पेशेंट्स को फटाफट से ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उनकी जान बचाई जाएगी। और इमरजेंसी केसेस कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी सीरियस कंडीशन का जो पेशेंट होगा उन्हें सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि उनकी जान बचाई जा सके। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? आप इमेजिन करिए कि एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर एक पावरफुल पॉलिटिशियन ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। एनक्रोच का मतलब होता है कब्जा कर लेना, और उस ज़मीन पर कब्जा किया है जो आपकी फैमिली से बिलोंग करती है। तो आप इस चीज़ के लिए क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं हुई, आपको जस्टिस नहीं मिला, तो आप फिर कोर्ट में जाएंगे, आप जुडिशल सिस्टम का सहारा लेंगे। लेकिन अगर सोचिए वो पॉलिटिशियन इतना पावरफुल है कि उसके जुडिशल सिस्टम में भी चलती हो, तो उस पॉलिटिशियन के पास ये अधिकार होगा कि वो उस जज को अपॉइंट भी कर सकता है, दैट मीन्स नियुक्त भी कर सकता है और उसे डिसमिस भी कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जब आप अपना केस जज के पास लेकर जाएंगे तो जज क्लियरली पार्शियल होगा, अपनी बायसनेस दिखाएगा, पक्षपात करेगा और जो फैसला होगा वो पॉलिटिशियन के हित में देगा।
क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो इतना पावरफुल है कि उसकी जुडिशियल सिस्टम में भी चलती है, तो आपकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं होगी। तो अगर सोचा जाए तो अगर रियलिटी में भी ऐसा हो, यहाँ पर तो सिचुएशन को इमेजिन कराया है, अगर रियलिटी में भी ऐसा हो तो लोगों के हित का कितना एक्सप्लॉइटेशन होगा, लोगों के राइट्स कितने छीने जाएंगे पावरफुल पीपल के द्वारा। तो इसी वजह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। और इसको इंडिपेंडेंट कब रखा गया था, कैसे रखा गया था, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। The control that politicians hold over the judge does not allow for judge to take an independent decision. That means अगर politicians का जज के ऊपर कंट्रोल होगा, होल्ड होगा, तो पॉलिटिशियंस एक तो अपने तरीके से काम कराएंगे जज से, और सारे फैसले पावरफुल लोगों के हाथ में ही होंगे, तो आम नागरिक का क्या होगा, है ना। साथ ही साथ अगर पॉलिटिशियन का जज पर होल्ड होगा, कंट्रोल होगा, तो उससे जो जज होंगे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जज किस नाम से, किस चीज़ से जाना जाता है, कि वो एक सेंसिबल पर्सन है जिसे बहुत एक्सपीरियंस है, प्लस जो भी वो फैसले लेगा वो बहुत सोच समझकर सेंसिबल तरीके से लेंगे, तर्क वितर्क करके लेंगे, है ना। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब है कि रेशनल तरीके से डिसीजन लेना, और ऐसा डिसीजन लेना जो सच में सही हो, ऑनेस्ट हो और सेंसिबल हो। तो जब जज के ऊपर इतना कंट्रोल होगा तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, वो अपने दिमाग से सोचकर तर्क वितर्क करके तो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो वो सारे डिसीजन लेंगे फिर पॉलिटिशियंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जज के मन में भी एक डर रहेगा कि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स जो ये स्वतंत्रता का अभाव जजेस के पास होगा, तो उससे सारे जजमेंट किसके फेवर में जाएंगे, या तो पॉलिटिशियंस के या फिर अमीर लोगों के फेवर में जाएंगे। हमने ये बहुत बार सुना है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो पावरफुल पीपल है, रिच पीपल हैं, वो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। बट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे किसी भी इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करता। और हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने साफ साफ जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी हुई है, आज़ादी दी हुई है कि कोई भी जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, कि कौन सा केस किस जजेस के पास है, किस तरीके से केस लड़ा जाएगा, कब उसका निर्णय आएगा, ये सब ना तो पावरफुल पीपल के हाथ में है, ना ही रिच पीपल के हाथ में है। ये सारे निर्णय लिए जाएंगे जुडिशियल सिस्टम के द्वारा, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेयर कर पाए। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। अब जो हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंस देखी कि किस तरीके से भारतीय संविधान में जुडिशरी को स्वतंत्रता दी हुई है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, कि पावर को बांटा हुआ है किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, ताकि काम अच्छे से हो सके और पूरे देश में पीस एंड हार्मनी को पीस एंड हार्मनी स्टैब्लिश की जा सके। इन तीनों के काम को सेपरेट किया हुआ है। बट जो लेजिस्लेचर हैं एंड जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर में जैसे एमएलए हो गए एंड जो विधानसभा के मेंबर्स हो गए एंड जो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, और जो एग्जीक्यूटिव है उसके में जो प्रेसिडेंट आते हैं एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, ये लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते जुडिशरी के काम में। क्योंकि जो कोर्ट है वो ना तो गवर्नमेंट के अंडर है और ना ही गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता है। मतलब अदालतें ना तो सरकार के अंडर में रहकर काम करती हैं, सरकार किसी तरीके का दबाव कोर्ट पर नहीं बनाते हैं, और ना ही जो अदालतें हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करती हैं, और इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल। अब जो हमने सेपरेशन की बात की कि किस तरीके से काम एंड पावर को बांटा हुआ है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, तो जुडिशरी अपना काम इंडिपेंडेंटली कर पाए एंड लोगों को न्याय दे पाए। इस चीज़ के लिए जो भी जजेस अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जब भी उनकी नियुक्ति हो तो गवर्नमेंट की अदर ब्रांचेस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पावरफुल पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और ना ही साथ साथ किसी पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस होना चाहिए। और जब ये जजेस एक बार अपना कार्यभार संभाल लेते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, अपनी पोजीशन लेते हैं और अपनी पोजीशन के लिए प्लेज लेते हैं, उसके बाद किसी भी जज को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है।
तो यहाँ पर ऑल एंड ऑल बात ये है कि अगर जजेस के काम में इंटरफेरेंस होने लगेगा पावरफुल पीपल का, पॉलिटिशियंस का, तो आम नागरिकों का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो इसी वजह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी हुई है, आज़ादी दी हुई है हमारे भारतीय संविधान में, ताकि अगर पॉलिटिशियन ने कुछ गलत किया है, क्राइम किया है, तो उन लोगों को भी जेल में डाला जा सके, उनके लिए भी वही पनिशमेंट होगी जो और लोगों के लिए होती है। तो कहने का मतलब है कि लॉ जो है, जो कानून है, वो सभी पर इक्वली अप्लाई होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और यही जो स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने जुडिशरी को दी हुई है, इसी वजह से कोर्ट हमेशा एक सेंट्रल रोल प्ले करती है एंड ये एंश्योर करती है कि कभी भी लेजिस्लेचर्स के द्वारा या एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा उनकी पावर का मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। और अगर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे तो उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही होगी। तो उनकी आर्बिट्रेरीनेस को रोकने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमारे भारतीय संविधान में साफ साफ जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी हुई है और किसी भी तरीके का बाहरी इंटरफेरेंस अलाउ नहीं है। और जुडिशरी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोटेक्टिंग और टू प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, की सिटीजन्स के जो मौलिक अधिकार हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उन्हें बचाया जा सके। और किसी भी टाइम पर कभी भी सिटीजन्स को ये लगे कि उनके राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी बेसिस पर, तो वो कोर्ट जा सकते हैं एंड दे कैन सीक द जस्टिस, और उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेशन है, वो यहीं पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और फिर हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो यहाँ तक आज हम पढ़ लेते हैं, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, फिर हम कल इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। आपको मेरी वीडियोज़ और मेरे चैनल अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।